औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बाखैर आफियत होंगे। और आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ये लेक्चर नंबर सीक्वेंस में 9 और 10 है। बेसिकली हमने इस इन लेक्चर्स के अंदर प्लेन वोन फैब्रिक्स के बारे में जानना है, इनकी डिज़ाइनिंग, इनके फैब्रिक्स और इसके मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे कि प्लेन वीव क्या होती है, प्लेन वीव के डेरिवेटिव्स कौन से हैं, प्लेन वीव कैसे बनाते हैं, इनके फैब्रिक्स कौन से हैं। हम लोगों ने कुछ रीड और री नंबर्स और डेंटिंग प्लान के बारे में पहले बात हमसे नहीं हो सकी थी, उसका भी हम लोग यहाँ पर लिंक देखेंगे और थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करेंगे। और तमाम फैब्रिक्स, तमाम वीव्स जो हम लोग देखेंगे उनके फैब्रिक्स के एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले कि मैं आपको प्लेन वीव की मज़ीद बात करें या प्लेन वीव की बात स्टार्ट करें, एक वीडियो देखते हैं। तो प्लेन वोन फैब्रिक्स जो होते हैं वो बुनियादी तौर पर सिर्फ दो ही धागों पर उनकी वीव रिपीट होती है, वाप के लिहाज से भी और वेफ्ट के लिहाज से भी। जो प्लेन वोवन फैब्रिक होता है उसका जो रिपीटिंग यूनिट है, अभी आप देखोगे ये फैब्रिक है प्लेन वोवन जो कपड़ा वीव किया जा रहा है, इसका जो रिपीटिंग यूनिट है वो दो वाप जो ब्लू कलर के और दो वेफ्ट जो कि रेड कलर के शो किए गए, इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये हर जो वार्प है ये एक दूसरे के ऊपर या नीचे से गुजरता है, तो ये एक दूसरे के ऊपर और नीचे गुजरने की वजह से अगर हम कपड़े में देखें तो जो वेफ्ट के धागे हैं रेड कलर के, उनको दो तरह के वार्प, एक ग्रीन कलर के और जो ब्लू कलर के, उन्होंने अपोजिंग साइड से एक दूसरे को ग्रिप किया हुआ है, जिसकी वजह से वो फैब्रिक के अंदर मोस्ट टाइट पोजीशन बनती है, सबसे ज़्यादा इंटरलेसमेंट्स बनती हैं। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ग्राफ पेपर के ऊपर रेजर को या अप को ब्लैक से इंडिकेट करते हैं जब वाप ऊपर से गुजरता है, और जब हमारे पास वेफ्ट ऊपर से गुजरे या वाप नीचे से गुजरे तो उसको हमको करते हैं। तो यहाँ पर जो वाइट कलर का निशान है ये शो कर रहा है कि किस तरह से हमारा जो फैब्रिक है वो वेफ्ट जो है वो ऊपर से गुजर रहा है या वाप उसके नीचे से गुजर रहा है। तो ये जो वीव प्लेन वीव की जो रिपीट है वो दो वार्प और दो वेफ्ट के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो प्लेन वोवन फैब्रिक जो होते हैं वो उसका प्रिंसिपल क्या होता है कि प्लेन वोवन या इनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि आपके पास जो एक धागा या ग्रुप होते हैं धागों के, वो एक दूसरे के ऑपोजिट इंटरलेस करते हैं। अगर एक धागा या एक ग्रुप ऑफ थ्रेड जो है वो ऊपर से गुजर रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में जो दूसरे ग्रुप होगा वो उसके ऑपोजिट बिहेव करेगा, नीचे से गुजरेगा। तो एक धागा या ग्रुप ऑफ थ्रेड जो है दूसरों के मुकाबले में ऑपोजिटली बिहेव करते हैं। जब एक ग्रुप अप होगा या एक यान अप होगा तो उसके अपोजिंगली दूसरा धागा जब वो सीक्वेंस में आएगा तो वही वार्प का धागा वो पहले वाले वार्प के मुकाबले में नीचे से गुजरेगा, या इसी तरह से फिलिंग के बारे में भी कहा जा सकता है। तो इनका जो प्रिंसिपल है वो है ऑपोजिट बिहेवियर के ऊपर बुनियाद करता है। जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट बिहेव करते हैं। एक वीव होती है, उसको नाम कैसे देते हैं कि हर एक वीव जो है, जैसे प्लेन वीव है इसी तरह से, और मैट वीव हो सकती है, ट्विल वीव हो सकती है, कोई भी जो वीव होती है उसका नाम, और जो पहले एक रिपीट के अंदर जो पहला धागा जो होता है उसके अप एंड डाउन्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये हमारा वीव का नाम बनता है। तो किसी वीव का नाम शो करने के लिए उस वीव का नेम के साथ हम लोग पहले इसकी डिज़ाइन की पहले वार्प की जो अप एंड डाउन की पोजीशन है वो हम साथ लिख देते हैं, तो उस तरह से उस वीव का नाम बनता है। तो इस प्लेन वीव को, इस डिज़ाइन को, इस प्लेन वीव को हम प्लेन वीव 1 by 1 कहते हैं। 1 by 1 से मुराद है कि एक धागा ऊपर है और एक धागा नीचे से गुजर रहा है। तो ये प्लेन वीव दिखाई भी गई है। तो प्लेन वीव 1 by 1 क्या होता है कि आप चेक सा आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो वार्प के धागे हैं, हर वार्प जो है वो ऊपर से एक दफ़ा और एक दफ़ा नीचे से गुजर रहा है। नेक्स्ट वार्प जो है वो पहले के मुकाबले में ऑपोजिट बिहेव कर रहा है, और इस तरह से ये जो हमारा प्लेन वीव का प्रिंसिपल है कि दो धागे जो है एक दूसरे से ऑपोजिट बिहेव करते हैं, वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट जो है वार्प वेफ्ट के ऊपर से गुजर रहे हैं, और वाइट वाले जो है ना वो वेफ्ट जो है वो वार्प के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा जो रिपीटिंग यूनिट है वो दो वार्प और दो वेफ्ट के ऊपर है, और हम लोगों ने ज़्यादा बड़े एरिया में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ नीचे हमारे पास इसका ड्राइंग एंड ड्राफ्ट नज़र आ रहा है, जो ये शो कर रहा है कि हर जो दो फ्रेम इसमें इस्तेमाल होंगे और हर धागा
एक पहला धागा पहले फ्रेम में से, दूसरा दूसरे में से, और इसी तरह से ये कॉम्बिनेशन चलेगा। यही चीज़ हमने ऑर्डर से रिप्रेजेंट की हुई है कि हमारे पास जो फ्रेम्स उनका ऑर्डर क्या है 1 2 1 2, हमारे पास यहाँ पर इसका ड्राइंग इन ऑर्डर है। इसी को हमने रीड प्लान शो किया है कि हमारे जो धागे हैं, वार्प के धागे हैं, वो 2 धागे एक डेंट में से और 2 धागे अगले वाले डेंट में से, इसी तरह से हर 2 धागे एक एक डेंट में से गुजरेंगे। रीड के जो सुराख होते हैं उनको डेंट बोलते हैं, उसमें से गुजरेंगे। अभी हम इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं कि हम लोग रीड प्लान कैसे बनाते हैं। यह हम लोगों ने उसका फ्रेम लिफ्टिंग प्लान बनाया। तो फ्रेम लिफ्टिंग प्लान में आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास 2 फ्रेम्स होंगे और हर दफ़ा एक वक्त में एक फ्रेम लिफ्ट करेगा और अगली दफ़ा अगली पिक पे अगला फ्रेम लिफ्ट होगा। तो हर दफ़ा अल्टरनेटिवली 2 फ्रेम ऊपर या नीचे जा रहे होंगे। तो ये प्लेन वीव को मैंने यहाँ पर आपके सामने शो किया है। हम लोग इसके बारे में पहले पिछले लेक्चर में हम लोग काफ़ी डिटेल से भी बात कर चुके हुए हैं। तो प्लेन वीव बनाते कैसे हैं, प्लेन वीव का डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ समराइज़ किया है। इसको पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल से देखा था। ड्राइंग इन ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राइंग इन ऑर्डर क्या होता है, फ्रेम लिफ्टिंग प्लान क्या होता है। रीड प्लान में पहले बात नहीं किया, रीड प्लान भी हम लोग थोड़ी देर में देख लेते हैं। तो यहाँ ये क्रॉस सेक्शन की दिखाई कपड़े का, जब साइड से देखेंगे क्रॉस सेक्शन हमें ऐसे नज़र आएगा। तो अगर ये वार्प, अगर हमारे पास ये वीवी धागे वार्प हैं तो ये जो डार्क पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं हमारे फिलिंग होंगे, या इसके उल्टा भी हम लोग कह सकते हैं इसको प्लेन वीव के लिए। तो इसमें हमारे पास ये जो पहले वाला धागा है ये अगर ऊपर से गुजर रहा है फिर नीचे से गुजरता है, ये जो फर्स्ट वार्प है। तो जो सेकंड वार्प है वो इसके ऑपोजिट दूसरे वाला धागा नज़र आ रहा है जो इसके ऑपोजिट बिहेव कर रहा है। तो ये जो ऑपोजिट बिहेवियर है इसके ऊपर प्लेन वीव जो है बेस करती है। इससे पहले कि हम लोग मज़ीद प्लेन वीव के बारे में बात करें, हमारा जो रीड क्या होती है, रीड का क्या काम होता है, उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर ये एक वीडियो मैं लेके आया हूँ, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। The reed is responsible for several different functions in weaving. The first function of the reed is to keep the ends parallel and in the same position for each picking cycle. The reed also provides some control for filling insertion. This is especially true for air-jet weaving, where the shape of the reed assists the insertion. Finally, the reed is used to beat the filling yarn into the fabric. The reed number of a reed is the dents per inch. Therefore, if a reed has a number of 21.5, this means that there are 21.5 slots per inch in the reed. For example, if the yarns are reeded 2 ends per dent, then there would be 43 ends per inch in the reed. This is calculated by multiplying the 2 ends per dent by the reed number of 21.5, which would equal 43. 3 ends per dent would mean there are 64.5 ends per inch in the reed. जी बच्चों, ये वीडियो में दिखाया आपने, जैसे वीडियो में देखा हम लोगों ने, तो हमारा बेसिकली हम लोग इस तरह से हमें नज़र भी आता है कि जो रीड होती है वो इस काम के लिए होती है कि हम धागों को बराबर बराबर फासला रखें। हर 2 धागों के दरमियान में जो फासला है, या तमाम धागे जो हैं एक कपड़े में वो बराबर फासले पे हों, तो धागों के दरमियान में फासला कंट्रोल करने के लिए हम लोग रीड इस्तेमाल करते हैं। तो रीड हमारे पास एक ऐसा आला है जो इसमें सुराख होते हैं, लंबे लंबे सुराख होते हैं, कॉम्ब की तरह का स्ट्रक्चर है ये। तो इस कॉम्ब की तरह का स्ट्रक्चर है, ये जो कॉम्ब की तरह का स्ट्रक्चर है इसके अंदर से हम लोग धागे पास कर सकते हैं। इन धागे पास करने की जो हेल्प है वो हम लोग रीड से लेते हैं ताकि धागों के दरमियान में फासला बरकरार रहे। दूसरा इसका बुनियादी काम ये होता है कि जब हम लोग वेफ्ट इंसर्ट कर लेते हैं तो वेफ्ट को धक्का लगाकर वेफ्ट को बीटअप करके वो फेल ऑफ क्लॉथ तक लेके आती है। रीड हमारा ये काम करती है। ये 2 इसके बुनियादी काम है। उसके अलावा बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जो हमारा वेफ्ट इंसर्शन होता है, जब हम लोग वेफ्ट में डालना होता है, तो इसमें भी थोड़ी बहुत हेल्प हमें रीड से मिलती है। ख़ास तौर पर जो एयर जेट वीविंग होती है तो उसमें तो बुनियादी किरदार होता है रीड का, क्योंकि रीड को हम लोगों ने ख़ास शक्ल का बनाया होता है। ये रीड बिल्कुल सीधी होने की बजाय थोड़ा सा आगे की तरफ उभरी होती है, होंठों की तरह। इसके अंदर एक चैनल बना होता है, एक रास्ता बना होता है। उस रास्ते के अंदर से हम लोग हवा का दबाव के ज़रिए से हवा को ब्लो करते हैं। हवा का दबाव उसमें होता है जिसकी वजह से जो वेफ्ट है उस रास्ते के अंदर अंदर चलता है। तो उसकी वजह से एयर जेट वीविंग है, उसमें उसका बुनियादी किरदार है रीड का।
तो रीड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग कपड़ा सही सही बना सकें और वेफ्ट जो है ना उसको सही सही इंसर्ट कर सकें। उसके अलावा जो रीड होती है, हर रीड का एक नंबर होता है, उसको हम लोग रीड नंबर कहते हैं और उसको रीड काउंट भी कह देते हैं। तो बेसिकली होता ये क्या है कि आपके एक यूनिट डिस्टेंस के अंदर कितने सुराख हैं इसके अंदर, कितने डेंट्स हैं इसके अंदर, तो हम लोग उसको उसका रीड नंबर कहते हैं। आमतौर पर 1 इंच में जो नंबर ऑफ सुराख होते हैं या 1 मीटर में जो सुराख होते हैं या 1 सेंटीमीटर में जो होते हैं उनको हम लोग उसका रीड का नंबर कहते हैं, रीड काउंट कहते हैं। तो ये आमतौर पर हम लोग इन धागों को जो रीड के सुराखों में से गुजारते हैं, इस सुराख को आमतौर पर डेंट कह देते हैं। तो एक डेंट में से कितने धागे पास होंगे, इसको हम इसकी डेंटिंग कहते हैं। यानी कि अगर एक सुराख में से एक धागा पास हो तो उसे हम लोग एक की डेंटिंग कहेंगे। अगर हर एक सुराख में से 2-2 धागे पास हो तो हम उसे 2 की डेंटिंग कहेंगे। तो बेसिकली डेंटिंग जो है वो इस चीज़ का डिटेल है कि हम लोग रीड के सुराखों में से हर एक सुराख में से कितने धागे पास करेंगे, उसको हम उसकी डेंटिंग कहेंगे जी। इसके अलावा आमतौर पर ये होता है कि हमारे पास जो डेंटिंग है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि डेंटिंग हम लोग हर डेंट में से धागे जो पास करने होते हैं उनकी तादाद बराबर होती है। रीड के तमाम डेंट से आमतौर पर 2 धागे या 3 धागे पास किए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की रिक्वायरमेंट हमारी क्या है। तो रिक्वायरमेंट किस बुनियाद पे होती है? रिक्वायरमेंट इस बुनियाद पे होती है कि हमारे पास अगर लेट्स सपोज एक रीड में 10 डेंट हैं 1 इंच के अंदर और हमने 20 धागे हमें चाहिए 1 इंच में, तो हम 2 धागे पास करेंगे हर डेंट में से। अगर हम 30 चाहिए होंगे तो हम 3 पास करेंगे, या इसके अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, फिल वक्त में उनका यहाँ जिक्र नहीं कर रहा। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमें धागों की तादाद 2, 3 या 4 धागे पास करने पड़ते हैं, इसको हम डेंटिंग कहते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे हो सकता है कि हमारे पास डेंटिंग एक जैसी ना हो। बाज़ दफ़ा हमें चाहिए होता है कि हम लोग किसी जगह पर धागे ज़्यादा पास करें या किसी जगह पर धागे कोई पास ना करें या कहीं पर हम धागे कम पास करें, तो ये रिक्वायरमेंट हो सकती है। और ये बाज़ दफ़ा इवन ये भी हो सकता है कि हमें ऐसा धागा पास करना है जो रीड के सुराखों में से गुजर नहीं सकता, तो हमें रीड के डेंट जो है ना वो ब्रेक करने पड़ते हैं और वहाँ से वो मोटा धागा पास करना पड़ता है। ऐसी ख़ास तरह की रीड्स भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब ये सारी इतनी कॉम्प्लेक्स डिटेल अगर होगी तो हम लोग उसको कैसे ज़ाहिर करें? इसको ज़ुबान से बताना है तो मुश्किल है, तो हम लोग उसको ज़ाहिर कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं एक ख़ास तरीके से, जिसे हम लोग रीड प्लान कह देते हैं। तो रीड प्लान हमारे पास वो तरीक़ाकार होता है जिसे हम ये ज़ाहिर करते हैं कि किस रीड के डेंट में से कितने धागे पास होंगे। तो अभी हम लोग रीड प्लान पे देखेंगे कि धागे वो कैसे, ग्राफ पेपर को यूज़ करके देखेंगे कि धागे कैसे पास हो सकते हैं। तो ये चांद एक रीड प्लान मैं आपके सामने लेके आया हूँ। फॉर एग्जांपल ये किसी फैब्रिक का रीड प्लान है। इस रीड प्लान में क्या नज़र आ रहा है हमारे पास, हम लोगों ने 8 वार्प्स के बारे में बताया कि वो रीड में से कैसे गुजरेंगे। हम लोग हमारी जो रोज़ होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं रीड के इवन या ऑड डेंट्स को। और पहला धागा हम लोगों ने वार्प का रीड के ऑड डेंट में से पास किया है, फिर हम लोग इवन में से एक पास किया है, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, एक धागा हमने ऑड और इवन से पास कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो रीड डेंटिंग नज़र आ रही है ये एक की रीड डेंटिंग है। रीड डेंटिंग ऐसी है जिसमें एक धागा हम पास कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर पहले ऑड डेंट में से 2 धागे पास किए हैं। पहला नंबर और 2 नंबर धागा है वो ऑड डेंट में से पास किया है, और 3 नंबर और 4 नंबर धागा है वो हम लोगों ने इवन डेंट में से पास किया है। तो यहाँ हमारे पास हर डेंट में से 2 धागे पास हो रहे हैं। इस तरह से हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पर 2 की डेंटिंग रिप्रेजेंट किया है कि 2 की डेंटिंग कैसे पास करेंगे। हम ये भी कर सकते हैं कि डेंटिंग एक जैसी ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 धागे हमने एक डेंट में से पास किए हैं और 3 धागे एक में से पास किए हैं, और 2-3 की डेंटिंग है हमारे पास। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट डेंटिंग है। और ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नेचर की डेंटिंग हो। फॉर एग्जांपल अगर इस रीड प्लान को देखें आप, तो इस रीड प्लान में आपके पास रीड फिलिंग प्लान है। तो रीड फिलिंग प्लान क्या है कि आपके पास यहाँ पर 2 धागे हम लोगों ने पास किए हैं पहले वाले डेंट में से, फिर हमने 2 धागे अगले वाले डेंट में से पास किए हैं। इसके बाद जो एक डेंट आया वो हमने ब्लैंक छोड़ा, इसमें से कोई धागा पास नहीं किया। तो हम लोगों ने
अपने जो 5 नंबर हमारे पास कोई धागा नहीं है असल में, तो जो उसके बाद यहाँ 5 वाले नंबर वाली पोजीशन है, ये धागा हमने कोई पास नहीं किया, रीड में से धागा हमने ब्लैंक छोड़ दिया, इसका मतलब है कि कहाँ था कोई धागा नहीं गुजर रहा। फिर हमने नेक्स्ट जो पासिंग है वो हम लोगों ने इसके ऑनवर्ड स्टार्ट की है, तो ये शो कर रहा है कि हमारे पास इस तरह से हम लोग डेंट स्किप करेंगे, तो हर चौथे धागे के बाद एक डेंट स्किप करेंगे, और हर इसी तरह से ये देखें 5वीं पोजीशन और 10वीं पोजीशन में कोई धागा पास नहीं हो रहा। जो ये धागे की वो हम लोग रीड में से पास नहीं कर रहे, हम लोग रीड के वहाँ हम लोगों ने रीड का डेंट खाली छोड़ा है, तो यहाँ से हम ये बता रहे हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ रीड प्लान्स बनाए जा सकते हैं। मेरा ख्याल है मैंने इन 2-3 स्लाइड्स के अंदर आपको रीड प्लान और डेंटिंग के बारे में बता दिया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे मज़ीद क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन जो है ना वो, अगर आपको मज़ीद ज़रूरत हो तो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर भी कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं कि प्लेन फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होती हैं। प्लेन फैब्रिक की जो सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरलेसमेंट होती हैं। हर धागा जो है वो दूसरे धागे के ऊपर या नीचे से गुजरता है। प्लेन V1 जो है, इसके अंदर हर धागा जो है एक धागा दूसरे धागे के ऊपर और फिर नीचे से गुजर रहा होता है। इस तरह इसका मतलब ये है कि ये हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरलेसमेंट होती हैं हमारे वोवन फैब्रिक्स के अंदर, और इस हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरलेसमेंट की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो इसके अंदर चूंकि एक दूसरे वार्प के धागे वेफ के धागों के साथ बहुत अच्छी तरह से उन्होंने फर्मली एक दूसरे को पकड़ा हुआ होता है, तो इसमें कपड़े की शक्ल बदलना, अगर कपड़े पर अनइवन दबाव आए तो उसके मुख्तलिफ किनारों अपोजिट किनारों से उसको खींच दें उसको, तो कपड़े के अंदर स्नैगिंग जो है, ये कपड़े की शक्ल ख़राब होने का जो मामला है, स्नैगिंग वो कदरे या काफ़ी हद तक कम होता है वो दूसरे कपड़ों के मुकाबले में, दूसरे कपड़े वीव से बना हुआ कपड़े के मुकाबले में रिलेटिवली प्लेन वोवन फैब्रिक जो है उसकी स्नैगिंग कम होगी। इसी तरह से जो किनारे से धागे निकल जाने का, जैसे रेवलिंग, फैब्रिक रेवलिंग कहते हैं कि किनारे से धागे निकल जाएंगे, जैसे हम अपने कपड़ों के लिए ओवरलॉक भी करते हैं ताकि कपड़ा जो खुले ना, तो जो हमारे रेवलिंग का फिनोमेना है वो प्लेन फैब्रिक के लिए कदरे कम होता है। हमारे पास जो फैब्रिक होता है उसे वो कम रिंकल करता है। रिंकल का मतलब है कि उसमें चुनटें डलने का या उसमें सिलवटें डलने का जो फिनोमेना है वो रिटेन करता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। प्लेन फैब्रिक जो है उसके अंदर सिलवट जो है ना वो पड़ती है और वो बाकी रहती है, तो दूसरे कपड़ों के मुकाबले में प्लेन फैब्रिक जो है उनमें रिंकल पड़ने का फिनोमेना ज़्यादा होता है। अच्छा, अगर हम लोग इसकी बात करें कि ये कपड़ा फटता किस तरह से है, चूँकि हर धागे ने दूसरे धागे को बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ होता है, अगर कपड़े के अंदर एक दफ़ा कट लग जाए तो वो कट बड़ी जल्दी एक साइड से दूसरी साइड तक सीधा सीधा जो है ना वो चल जाता है, वो पहुंच जाता है, तो टीयरिंग स्ट्रेंथ इस कपड़े की बहुत ज़्यादा नहीं होती। प्लेन फैब्रिक जो है ना वो टीयरिंग स्ट्रेंथ में सबसे कम होते हैं। और अलबत्ता इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यानी कि अगर आप इसके कपड़े के मुखालिफ समत वाले हिस्सों को खींचेंगे बाहर की तरफ, तो खींचने से क्या होगा कि उन धागों पर जोर आएगा। वो जो जोर है वो कपड़ा चूंकि बहुत अच्छी तरह से बुना हुआ है, हर धागे का दूसरे धागे से ताल्लुक है, तो वो ताकत लगेगी वो दूसरे धागों में बदल जाएगी या उनमें पहुंच जाएगी। तो इस तरह से सारे धागे कंबाइन इकट्ठा इफेक्ट शो करते हैं, तो जिसकी वजह से कपड़े में जो धागे जिसकी जो कपड़े की टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, यानी कि कपड़ों को अपोजिट तरफ से खींचने की वजह से जो मुज़ाहमत पेश करता है कपड़ा, वो प्लेन फैब्रिक जो है ना वो सबसे ज़्यादा करता है। तो ऐसे फैब्रिक जो प्लेन वोवन फैब्रिक हों, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ना वो बाकी कपड़ों के मुकाबले में कदरे ज़्यादा होती है। यही बात हम वीडियो में देखते हैं, चलें आए ज़रा इसको ज़रा सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं। Plain weave fabrics have the highest number of interlacings of any weave. The result of this dense weaving is a relatively low tearing strength, higher tensile strength, lower snagging, tendency to ravel less, and tendency to wrinkle more. तो जो हमने बातें यहाँ की वही चीज़ उन्होंने यहाँ बताई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ उसकी जो दारोमदार है वो कपड़े की बहुत ज़्यादा पैकिंग, यानी कि धागे बहुत बहुत करीब हैं और धागे एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरलेस कर रहे हैं, हर मैक्सिमम इंटरलेसमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए ये रवैया है, ये कपड़े का रवैया जो इस तरह का क्यों होगा, ये इसकी बुनियाद इन दो बातों पर है। तो आप प्लेन फैब्रिक की अगर एग्जांपल देखें तो प्लेन फैब्रिक के बहुत सारे नामों से और बहुत सारे खसूसियात के हामिल जो प्लेन वोवन फैब्रिक मार्केट में अवेलेबल हैं।
इनके जो कमर्शियल नाम है बहुत सारे हैं, लॉन है, परकेल है, शिफोन, ऑर्गेंडी है, मोजलिन, पॉपलिन, शैमरे, टेफिटा, ऑर्गेन्जा, ये मुख्तलिफ तरह के फैब्रिक हैं। ये इनका बुनियादी तौर पर इस्तेमाल, आम तौर पर जो वोवन फैब्रिक है जो पहनने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो थोड़े से लाइट वेट होते हैं, ख़ास तौर पर समर के अंदर। और चूंकि धागे एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से ग्रिप किए हुए होते हैं तो उनकी जो फॉल है या इनकी जो इंटैक्ट होने का, यानी कि सही हालत में रहने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। और इसी वजह से प्लेन वोवन फैब्रिक्स जो हैं वो लाइट वेट की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हाउएवर हम लोग, हमारे पास हैवी प्लेन वोवन फैब्रिक भी होते हैं, मीडियम वेट के प्लेन वोवन फैब्रिक्स भी होते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। ऑर्गेन्जा, मोसलिन, लॉन जो है वो तकरीबन लाइट वेट फैब्रिक्स हैं, क्रेप भी कदरे लाइट है, और इसी तरह से और हैवी फैब्रिक्स की एग्जांपल भी हम लोग कोट की जा सकती हैं। तो ये हैं आपके पास मुख्तलिफ तरह के प्लेन वोवन फैब्रिक की एग्जांपल। आप ख़ुद भी जमा कर सकते हैं। प्लेन वोवन की एग्जांपल तलाश करना इतना मुश्किल काम नहीं है। आप किसी भी फैब्रिक, इन ख़ास तौर पर जो इंसाइक्लोपीडिया फैब्रिक्स होती हैं उनके अंदर से आप बहुत सारी एग्जांपल्स तलाश कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। हम लोग अब बात करने जा रहे हैं कि जो प्लेन वीव होती है इसके डेरिवेटिव्स कौन कौन से मुमकिन हैं। तो प्लेन वीव होती है, अगर हम लोग इसको प्लेन वीव 1 बाय 1 है, अगर हम थोड़ा स्ट्रेच करें और हमने इसको एक्सटेंशन करें अपने जो अप एंड डाउन्स की, और इसकी अप एंड डाउन की जो एक्सटेंशन है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो, वार्प में हो तो उसे वार्प रिब कह देते हैं, और वेफ्ट की डायरेक्शन में हो तो उसे वेफ्ट रिब कह देते हैं। और अगर ये फैलाव जो है अप एंड डाउन्स का वो वार्प एंड वेफ्ट में बराबर बराबर बटे, और तो फिर इसको हम लोग रेगुलर मैट वीव कहते हैं। अगर ये वार्प एंड वेफ्ट दोनों में बदले लेकिन ये इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तनासुब से ना हो बल्कि कम ज़्यादा हो तो फिर हम लोग उसको इर्रेगुलर मैट्स में कहते हैं। तो ये 4 तरह की मुमकिन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं प्लेन वीव के: रेगुलर मैट्स, इरेगुलर मैट्स, वार्प एंड वेफ्ट रिब्स। तो आइए हम इनके बारे में बात करते हैं अब। तो ये एक वीडियो है, पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने जो स्लाइड है उसको देखते हैं क्या है इसमें। The basket weave is a derivative of the plain weave. The most common of baskets is the 2x2 basket. The repeat area is 4 ends by 4 picks. All ends weave in pairs, as do the picks. The illustration shows a 2x2 weave, which gives a distinct checkerboard effect. In basket weaves, if both warp and filling risers are equal, then the weave is considered to be a regular or balanced weave. Other regular basket weaves are 3x3 and 4x4. All basket weaves are not regular. For example, a 3x2 or a 3x2 by 1 by 1 or a 3x1. तो जैसे इन्होंने बताया कि इसको बास्केट वीव इसलिए कहते हैं कि कपड़े के अंदर कुछ पट्टियां सी बन जाती हैं, जैसे किसी टोकरी के कोई स्ट्रिप्स हों, टोकरी में इस्तेमाल होने वाली पट्टियां हों, उस तरह की उसे रिजेम्बलेंस हो जाती है, इसलिए इसको बास्केट वीव कहते हैं। तो बेसिकली मैट वीव और बास्केट वीव में क्या होता है कि अभी हमने जो पीछे देखा था कि प्लेन वीव में यान या ग्रुप ऑफ यान जो है ना वो अपोजिट बिहेव करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से होता है कि अगर हमारे पास दो के हम लोग ग्रुप बना लें, अगर हम लोग दो के ग्रुप बना लें, लेट्स सी हियर, यहाँ पर देखते हैं कि ये देखें हमारे पास जो ये जहाँ पर हमारे पास ये 2x2 मैट है, तो इसमें अगर दो के ग्रुप बने हुए हैं, 2 वार्प इकट्ठे बिहेव कर रहे हैं और 2 वेफ्ट इकट्ठे बिहेव कर रहे हैं, और जब 2 वार्प ऊपर जाते हैं तो नेक्स्ट 2 वार्प नीचे से मूव कर रहे हैं, जब ये वाले 2 वार्प नीचे जाते हैं तो जो नेक्स्ट वाले ऊपर से गुजर रहे हैं। तो ये ऑपोजिट बिहेवियर यहाँ हमें नज़र आ रहा है जो हमने प्रीवियसली देखा था। लेकिन अब ये जो चूंकि फैल गया है, एक्सटेंड हो गया, और ये दोनों तरफ बराबर बराबर एक्सटेंड हुआ है, यानी कि एक धागे की बजाय वार्प एंड वेफ्ट के 2 धागे इकट्ठे बिहेव कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको मैट कह देते हैं। तो जैसे यहाँ वीडियो में भी देखा हम लोगों ने, तो मैट वीव की जो और एग्जाम्पल हो सकती हैं वो 3x3 मैट भी हो सकता है और 4x4 भी हो सकता है। और लेकिन अगर ये जो फैलाव है बराबर ना रहे, मतलब 2x2, 3x3, 4x4 की बजाय अगर वो अनइवन हो जाए, 3x1, 4x2, 3x, और अगर ये कम्बिनेशन हो सकते हैं 3x1, 1x2, जैसे इन्होंने बताया 3x2 एंड 1x1, जैसे इन्होंने लास्ट में बताया यहाँ पे,
या 3/1 बताया ना, तो ये यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि 3/2 1/1 है। ये तो यहाँ इस स्लाइड से हम लोग ये सीखना चाहते हैं कि जो बास्केट वीव्स हैं बेसिकली वो प्लेन वीव के ऐसे डेरिवेटिव्स हैं जो एक दोनों डायरेक्शन में, वार्प एंड वेफ्ट की डायरेक्शन में हम लोग प्लेन वीव को एक्सटेंड करते हैं और हम लोग उनके ग्रुप्स बनाते हैं और धागे ग्रुप्स की फॉर्म में ऊपर या नीचे से गुजरते हैं। और ये ग्रुप्स बराबर अगर हों तो हम रेगुलर मैट वीव कहते हैं, और अगर ये बराबर ना हों बल्कि इनमें वार्प एंड वेफ्ट डायरेक्शन में तो फैल रहे हैं लेकिन वो जो फैलने का अंदाज है वो मुतनासिब नहीं है, कोई एक ज़्यादा हो रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो हम लोग उसको फिर हम लोग कह देते हैं आपके पास इर्रेगुलर मैट कह देते हैं। अब ये इस स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि बास्केट या मैट वीव की जो एग्जांपल्स हैं, यहाँ हम लोगों ने ये 2x2 मैट बनाई है, सबसे बुनियादी मैट वीव है। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 वार्प और 2 वेफ्ट कंटिन्यूसली इकट्ठे बिहेव कर रहे हैं। 2 वार्प पहले अप जा रहे हैं 2 वेफ्ट के ऊपर और अगले 2 वेफ्ट के ऊपर नीचे जा रहे हैं। जो नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास वार्प्स का, वो पहले वाले 1 और 2 के मुकाबले में ऑपोजिट बिहेव कर रहा है, और इस तरह से हम लोगों ने ये एक 8x8 का एरिया फिल किया हुआ है। जो हमारी रिपीट साइज है इसमें मैट वीव की वो 4 वार्प और 4 वेफ्ट के ऊपर है। यहाँ नीचे आप देख रहे हो कि हमने ड्राइंग इन ड्राफ्ट बनाया है, जो हमारा ड्राइंग इन ऑर्डर बनेगा वो 1-1-2-2 का बनेगा। इस वीव को बनाने के लिए हम लोगों ने 2 की डेंटिंग यूज़ की है रीड के अंदर। 2 धागे एक डेंट में से पास हो रहे हैं, नेक्स्ट 2 धागे अगले में से पास हो रहे हैं, तो 2 की डेंटिंग इस्तेमाल की है। लिफ्टिंग प्लान में हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि हमारे पास पहले 2 पिक के ऊपर एक फ्रेम अप होगा, अगले 2 पिक के ऊपर अगला नेक्स्ट फ्रेम अप होगा, तो 2 फ्रेम चाहिए हमें इस वीव को बनाने के लिए। यहाँ अगर देखें तो ये मैट 3x3 है, इसी वही चीज़ यहाँ हो रही थी, अब यहाँ ग्रुप 3 के बने हुए हैं 2 के बनाने की बजाय, तो हमारा रिपीट साइज 4x4 जो यहाँ था, यहाँ से ये 6x6 हो गया है। और इसी तरह से हमारे पास एक फ्रेम और ऐड हो गया है, पहले 3 धागे एक पहले फ्रेम में से और अगले 3 धागे अगले फ्रेम में से पास हो रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने जो डेंटिंग यूज़ की है वो 1x1 है, तो ये डिपेंड कर सकता है, ये कोई लाजमी नहीं है कि यही यूज़ करें, हम 3x3 भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग 6x6 भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया कि हमें कितनी डेंसिटी चाहिए, कितने धागे चाहिए, और हमारे पास जो रीड नंबर क्या है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डेंटिंग को और उससे, तो फिर हमें पता चलेगा हमारे कितने धागे आएंगे कपड़े में। तो कपड़े में जो धागे की रिक्वायरमेंट होती है कि 1 इंच के अंदर कितने वाप्स आएँ, तो उसके मुताबिक हम रीड चूज़ करते हैं और फिर उसके मुताबिक हम अपना डेंटिंग प्लान जो है ये रीड प्लान चूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हम लोग अनइवन या इरेगुलर मैट की शो की हुई है कि मैट वीव 3x1 है, तो 3 धागे हमारे पास इकट्ठे ऊपर जा रहे हैं और फिर उसके मुकाबले में एक धागा उसके जो है ना वो सामने यहाँ पर है। तो 3 अप हम लोग 3x3 का एरिया अप किया हम लोगों ने, फिर 3 वार्प और 1 वेफ्ट का एरिया हमने डाउन किया है, और यहाँ पर हम लोगों ने 1 वार्प और 1 वेफ्ट का एरिया अप किया है। तो इस तरह से ये एक इरेगुलर वीव 3x1 की फिल हुई है, और इसी को हमने रिपीट किया हुआ है पूरे रीजन के अंदर। तो 3 अप 1 डाउन में हम लोगों ने देखा है कैसे फिल किया है हम लोगों ने। तो ये मैट वीव चूँकि ग्रुप की फॉर्म में होती है और वार्प वेफ्ट दोनों डायरेक्शन में जा रही है, तो ये इस तरह से फिल की जाएगी, तो इसे कहते हैं 3x1 मैट। तो अगेन इसका जो ड्राइंग इन ड्राफ्ट, लिफ्टिंग प्लान और बाकी चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंगली टू दी वीव जो हम लोगों ने बनाई हैं। इसी की एक और एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं हम लोग बास्केट वीव की, कि ये एक और इरेगुलर बास्केट वीव है, ये एक कॉम्बिनेशन है, इसमें हमने मैट वीव 3x1 1x3 है ये। तो आप देखें पहले हम लोगों ने 3 अप किया है और फिर 1 डाउन कैसे किया है। बेसिकली इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको कैसे चलाते हैं, इसको चलाने के लिए हम लोग ये करते हैं, मैं आपको इसको फिल करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज हम लोगों ने यहाँ हमने कैसे फिल किया है मैं ये डिस्क्राइब कर देता हूँ कि हम लोगों ने ये जो पहला जो 3 है हमारा, उस 3 के मुताबिक हमारे 3 ही वार्प होंगे और 3 ही वेफ्ट होंगे। तो ये 3 वार्प और 3 वेफ्ट के ऊपर पहले हमने अप कर दिया है, फिर हम डायगोनल में मूव हुए, नेक्स्ट डायगोनल ये वाला पॉइंट बनता है। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास 1 का है, तो 1 का मतलब है कि यहाँ पर ये 1 अप होगा, नेक्स्ट पॉइंट फिर हमारा ये 1 का है तो फिर ये 1 होगा, और उसके बाद तीसरा वाला जो पॉइंट है वो फिर हमारे पास यहाँ 3 अप हमने यहाँ कर दिया है। अब हम लोगों ने उसके हर अल्टरनेटिव रीजन को उसके पहले के ऑपोजिट फिल करना है। अगर हमने यहाँ पहले अप किए थे तो नेक्स्ट रीजन हमारा ये वाला बनेगा, ये सारा हमने डाउन करना है, अगले वाला जो नेक्स्ट रीजन है वो अप करना है, फिर नेक्स्ट जो रीजन है वो हम लोगों ने डाउन करना है। इसी तरह से नेक्स्ट स्ट्राइप में इसके ऑपोजिट करना है।
यहाँ हमने अब फिल किए थे, तो अगली स्ट्रिप हमारी ये बन रही है 1 वार्प और 3 वेफ्ट की। ये हमने डाउन किया यहाँ पर, ये हमने पहले आप कर चुके थे, तो इसके नेक्स्ट हमने फिर डाउन करेंगे। जब हमने यहाँ पर डाउन कर दिया तो इसके ऊपर हमने फिर अप करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट रीजन इसके ऑपोजिट होगा। तो इसकी फिलिंग 3 बाय मैट वीव में फिलिंग इस असूल पे होती है कि हम एक रीजन को अप करते हैं और जो हमारा जो हमने जो वार्प्स और ये सिलेक्ट किए हैं 3 वार्प, ये देखें ये 3 बाय 1 है, हमने 3 वार्प ये लिए हैं और 1 वार्प जो है डाउन का है। अगला जो 1 बाय 3 है, इसमें ये 1 वाला जो है ये अप का रीजन है और फिर 3 जो है वो डाउन का रीजन है। तो ये जो 3 बाय 1 1 बाय 3 की जो डिवीजन है ये वार्प में भी है और ये वेफ्ट में भी है। ये देखिए ये 3 वेफ्ट जो डाउन है, फिर एक वेफ्ट अप है, फिर ये एक वेफ्ट डाउन है और फिर 3 वेफ्ट जो अप है। तो ये जो ग्रुप है, ये जो 3 बाय 1 1 बाय 3 का ग्रुप है, ये वार्प की डायरेक्शन में भी बन रहा है और वेफ्ट की डायरेक्शन में भी बन रहा है। फिलिंग हम इस असूल पे कर रहे हैं कि पहले हम लोगों ने जो रीजन अप किया है, अगले वाले रीजन में हम लोगों ने उसके ऑपोजिट जो है ना वो डाउन करना है। डायगनली वो एक जैसे होते हैं, देखें डायगनली ये सारे अप है, ये भी अप है, ये भी अप है, ये भी अप है। डायगनली अगर देखें ये रीजन अप है, डाउन है, वाइट वाला ये फिर डाउन है, फिर डाउन है। डायगनली अगर देखें तो ये सारे रीजन जो डायगनली डाउन बन रहे हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर ये डाउन बन रहे हैं, ऑपोजिट कॉर्नर ये डाउन बन रहे हैं। तो ये इस तरह से ये हम लोग इसको फिल करते हैं। आप ये ट्राई करें अपने पास, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो। बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी मैंने आपको आज डिज़ाइन बनाए हैं प्लेन वीव के 1 बाय 1 के अलावा मैट वीव, रिब वीव, दोनों वार्प और वेफ्ट दोनों जो होंगे उसके आप 5-5 एग्जाम्पल बना के प्रैक्टिस करें। और बल्कि वो अटेंडेंस इसने मार्क करनी है अपनी आज की, वो साथ में उनको 5-5 डिज़ाइन वो जो बना के ग्राफ पेपर पर एक्सेल पे बना के उसका स्क्रीनशॉट या मुझे वो मैसेज भी करें। ग्रुप में मैसेज ना करें, मुझे पर्सनली मैसेज करें ताकि मुझे पता चले आपने वो फॉलो कर लिया है। तो जो बास्केट वीव होती है बेटा, वो हम लोग प्लेन वीव में हम लोग जब धागे बहुत ज़्यादा फिल करें तो एक लिमिट आ जाती है, हम ज़्यादा धागे करीब करीब नहीं ला सकते। तो जब मैट वीव हमारे पास अगर हो तो हम लोग धागों को बहुत करीब ला सकते हैं। दूसरा, इसमें कपड़े के अंदर वार्प के और वेफ्ट के धागों में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लोट आता है जो कपड़े की फेस और बैक पे तकरीबन बराबर होता है। अगर हमारे धागों की मोटाई बराबर है तो फ्लोट जो है या जो उसकी जो भार है कपड़े की फेस पे और बैक पे बराबर बराबर आएगा। थोड़े से धागे ज़रा पैरेलल हो जाते हैं जिससे कपड़े में एक चमक आती है। और इसके अलावा एक कपड़े का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्सचर हमें फील होता है, या उसकी अपीयरेंस जो है हमें उसमें शाइन जो ज़्यादा टेक्सचर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो प्लेन वीव के मुकाबले में जो मैट वीव्स होते हैं उनमें टेक्सचर ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। उसकी जो फील है विजुअली जो उसका जो टेक्सचर है वो ज़्यादा अपीलिंग होता है, उस टेक्सचर ज़्यादा वाजे होता है, उसमें शाइन ज़्यादा होती है और हाथ से फील करने से भी हमें उसमें ज़रा फ्लैटनेस या थोड़ा सा डिफरेंट इफेक्ट नज़र आएगा प्लेन के मुकाबले में। तो बास्केट वीव के ये तमाम यूजेस हो सकते हैं जिसके जो मुख्तलिफ कपड़ों में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब हमारी बात हम लोग करने लगे हैं भाई रिब फैब्रिक्स के बारे में। तो रिब फैब्रिक की एग्जांपल इस वीडियो में है, पहले हम लोग उसकी बात सुन लेते हैं, फिर हम अपनी जो इस स्लाइड के बारे में देखते हैं। The Oxford weave is also a plain weave derivative. In this weave, 2 warp ends weave as one, while each filling yarn weaves alone. In most cases, the warp yarns are half the size of the filling yarn. तो ये एक डिज़ाइन इन्होंने शो किया है यहाँ पर। तो अगर हम ये देखें, ये इसमें क्या किया इन्होंने कि जो हमारा मैट वीव था उसमें देखा था कि हमने अपने प्लेन वीव को एक्सटेंड किया है वार्प और वेफ्ट दोनों में। अगर हम लोग इसकी एक्सटेंशन सिर्फ एक डायरेक्शन में करें तो हम लोग उसको रिब वीव बनती है उससे। अब इस वीव के अंदर अगर आप देखो गौर से तो इसमें जो एक्सटेंशन है आपने वार्प का एक धागा लेने की बजाय वार्प के 2-2 धागे ले लिए हैं, यानी कि आपके जो वेफ्ट है ना वो फेस के ऊपर ज़रा नज़र आ रहा है कि जैसे वेफ्ट ज़रा प्रोमिनेंट हो रहा है। तो इन्होंने ये भी साथ में बताया कि ये जो ऑक्सफोर्ड फैब्रिक होता है ये एक रिब वोवन फैब्रिक है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि वार्प के धागों की मोटाई जो है ना वेफ्ट के मुकाबले में हाफ कर देते हैं। तो 2 धागे इस्तेमाल करने से लगता है जैसे एक ही धागा है वहां पर, लेकिन कपड़े में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील आ जाएगी जो कि एक उभार फील होंगे उसमें या उसमें एक खास टेक्सचर फील होगा। तो ये ऑक्सफोर्ड क्लोथिंग है ये मेंस शर्टिंग में बहुत फेमस है। तो इसमें ये जो हमारे पास इसे वेफ्ट रिब कहते हैं, ये जो शक्ल बनी हुई इसे वेफ्ट रिब कहते हैं। वेफ्ट रिब क्यों कहते हैं इसकी बात भी करते हैं। तो
ये देखें, तो बेसिकली इसमें क्या बनेगा, जनरली आमतौर पर जो रिब वीव होती है वो रिब इफेक्ट लेने के लिए होती है कि कपड़े में रिब सी, पसलियां सी उभार से बन जाते हैं जो पूरी लेंथ में या विड्थ में रन होते हैं। तो अगर ये वार्प रिब होगा तो ये वेफ्ट में रिब्स चलते हैं, अगर ये वेफ्ट रिब होगा तो वार्प में चलेंगे। यानी कि जो हम लोग जो वीव हमारा नाम होगा, रिब्स उसके ऑपोजिट साइड पे रन होते हैं। हम नाम क्यों देते हैं, नाम हमने अपनी वीव का नाम देना है इसलिए कि हम अपनी प्लेन वीव को जिस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, लंबूतरा करेंगे, लंबा करेंगे, खींचेंगे, उसको हम लोग उस वीव का नाम वहां से लेते हैं। लेकिन कपड़े में जो इफेक्ट आता है, जो रिब्स या जो कॉर्ड्स बनती हैं या जो लाइनें बनती हैं या जो रिब्स बनती हैं, वो उसके ऑपोजिट साइड पे बनती हैं। तो इसमें हम लोग फॉर एग्जांपल वार्प रिब होगा तो हम लोगों ने वेफ्ट की ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ वेफ्ट्स आएंगे इकट्ठे इकट्ठे। और अगर हमारे पास वेफ्ट रिब होगा तो हम लोग वार्प के ग्रुप्स बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखेंगे, ये मैंने जैसे बताया आपको कि हमने दो दो वार्प ले लिए एक वार्प लेने की बजाय। तो ग्रुप किसका किया हम लोगों ने, वार्प का, कि हमने एक वार्प लेने की बजाय दो वार्प इकट्ठे इकट्ठे ले लिए हैं। उससे क्या हुआ है कि हमारे पास जो वेफ्ट है वो ज़रा लंबा नज़र आ रहा है हमारे पास कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। तो उससे ये तो कपड़े में जो इसे हम कहेंगे वेफ्ट रिब। तो इसी को हम लोग चीज़ को मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको अगली वाली स्लाइड में। ये देखें, ये दो एग्जांपल्स हैं। यहाँ हमारे पास लेफ्ट पे वार्प रिब बनाई है हम लोगों ने। तो हमने कहा था कि हमने इसका नाम तब देते हैं जो जिस डायरेक्शन में हम अपनी प्लेन वीव को एक्सटेंड करते हैं। हमारी प्लेन वीव यहाँ पर थी लेकिन हमने इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड किया। ऊपर की तरफ एक्सटेंड करने से क्या हुआ है, हमारे मोर वेफ्ट आए हैं, ग्रुप जो हमारे वेफ्ट के बने हैं। तो अब ये तीन वेफ्ट इकट्ठा बिहेव कर रहे हैं, 1 2 3 नंबर वेफ्ट आई मुसलसल, यहाँ पर वार्प अप है, 3 4 5 6 के ऊपर मुसलसल वार्प डाउन है। तो हमारे पास ये ऊपर की डायरेक्शन में, वार्प की डायरेक्शन में हमारा वीव जो है ना, प्लेन वीव एक्सटेंड हो गया। तो इकट्ठे 3 अप 3 डाउन होंगे। इस तरह से वार्प की डायरेक्शन में हम लोगों ने अपनी वीव को एक्सटेंड किया। लेकिन अगर आप गौर करें तो जो इसके जो रिब्स बनेंगे, जैसे पसलियां बनेंगी, वो वेफ्ट की डायरेक्शन में बनेंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने इसका ड्राइंग एंड ड्राफ्ट और जो लिफ्टिंग प्लान है और रीड प्लान तमाम जो यहाँ शो कर दिया है 3x3 वार्प रिब को कैसे बनाएंगे। इसके मुकाबले में अगर हम लोगों ने अपनी वेफ्ट रिब बनाना और फिलिंग हम लोग फिलिंग वार्प की डायरेक्शन में नहीं करेंगे बल्कि हॉरिजॉन्टली फिलिंग करेंगे। यानी कि हम लोगों ने 3 अप जो है ना वो 3 पहले वेफ्ट के एक ही वेफ्ट के ऊपर 3 अप किया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 3 अप हमने वार्प में फिल किए थे वो 3 अप वेफ्ट की डायरेक्शन में फिल करेंगे हम लोग यहाँ। तो अब ये देखेंगे, यहाँ इसको पढ़ेंगे ऐसे कि 1 अप 1 डाउन वीव जो है वो पहले 3 धागों पर है और 1 डाउन 1 अप वीव जो है वो अगले 3 धागों पर है। तो ये इसका जो रिपीट साइज बना था हमारे पास वो बना था 2 वार्प और 3 वेफ्ट के ऊपर, 6 वेफ्ट के ऊपर। यहाँ जो रिपीट साइज बन रहा है वो 6 वार्प और 2 वेफ्ट के ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका लिफ्टिंग प्लान और इसका लिफ्टिंग प्लान फर्क है। इसी तरह से ड्राइंग एंड ड्राफ्ट भी हम उसके मुताबिक हमने किया हुआ है। ड्राइंग एंड ड्राफ्ट यहाँ 3 वार्प एक धागे वार्प से फ्रेम से गुजर रहे हैं, यहाँ पर हर एक धागा एक फ्रेम में से गुजर रहा है, तो हर नेक्स्ट धागा नए फ्रेम में से गुजर रहा है। तो डेंटिंग 1 2 1 2 की है, यहाँ 1 1 1 और 2 2 की है। तो ये इस तरह से हमारे पास हम लोग वार्प रिब या वेफ्ट रिब बनाते हैं। आप इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स ट्राई करें, 2x2 2x1 2x1 1x2 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 2x1, मुख्तलिफ तरह की आप लोग जो वार्प रिब और वेफ्ट रिब बना के प्रैक्टिस करें और वो आप जैसे मैंने कहा है वैसे फॉलो करें उसको। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। ये रैप फैब्रिक है, ये रैप फैब्रिक जो है वो आपके पास इसमें एक डायरेक्शन के धागों को हम हैवी करते हैं। आमतौर पर जो रिब फैब्रिक हैं वो जिस हमने कॉर्ड्स बनाने के लिए जिस डायरेक्शन में कॉर्ड्स बननी होती हैं वो धागे हम मोटे कर देते हैं ताकि जो पट्टियाँ हैं वो ज़रा वाज़े हो जाएं। तो ये ऑटमन क्लॉथ और रैप फैब्रिक, पॉपलिन इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल है रिब फैब्रिक की, जिसमें हॉरिजॉन्टली आपके पास स्ट्रिप्स बनती हैं और ये स्ट्रिप्स जो हैं वो रिब इफेक्ट की वजह से होती हैं। हम लोग इस इफेक्ट को बढ़ाने के लिए जिन धागों की रिब्स बन रही होती हैं उनको हम मोटा कर देते हैं। तो इस तरह से ये ज़रा वाज़े हो जाता है एक डायरेक्शन में।
जो आपकी चटाइयाँ होती हैं मस्जिद में, जो चटाइयाँ होती हैं आजकल प्लास्टिक की बने हुए तीले इस्तेमाल करते हैं और उसमें जो बारीक सा एक कॉटन का या दूसरा धागा शामिल किया होता है, तो वो बहुत अच्छी एग्जांपल है रिब फैब्रिक्स की। तो आप देख के मुझे बताइएगा कि भला जो चटाई होती है वो वाप रिब होती है या वेफ्ट रिब होती है, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं अपने ग्रुप में। तो ले जनाब, ये था आपका प्लेन वोवन फैब्रिक्स और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में लेक्चर। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम।